बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी, जिनमें हम चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्नों को देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि रिटर्न पैटर्न के एग्ज़ाम में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। पहला तो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, दूसरा है शॉर्ट और तीसरा जो हो जाता है वो लॉन्ग आंसर। यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो अगर आपको प्रत्येक चैप्टर के वेरी शॉर्ट और लॉन्ग का पता चल जाए कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे आपके चैप्टर से, यानी कुल मिलाकर के 8 यूनिट हैं। अब प्रत्येक यूनिट के अगर आपको प्रश्न पता चल जाए कि पहले यूनिट से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और क्या पूछे जाएंगे, तब आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जैसा कि अब आपका तो एग्ज़ाम आ चुका है, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल आ चुका है, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का भी आ चुका है, और यूनिवर्सिटी हैं जिनका भी टाइम टेबल आ रहा है। आप सभी अपनी यूनिवर्सिटी से, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, आप सभी अपनी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये तैयारी जो मैं करा रहा हूँ आप लोग को, वो नई शिक्षा नीति के तहत करा रहा हूँ 2020 में जो लागू हुई है। तो इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम क्या कर दिया गया है, सेम कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आप जो बॉटनी पढ़ रहे हैं उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको अभी सिलेबस के बारे में भी नहीं पता है। दोस्तों जो सेकंड सेमेस्टर में आप बॉटनी पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्गोनियटिस एंड प्लांट आर्किटेक्चर। इसमें हम पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आपकी पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनियटस एंड ब्रायोफाइटस, यानी कि आर्किगोनियटस और ब्रायोफाइटा का सामान्य परिचय। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में आप लिखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देखिए, उसके बाद में पहला प्रश्न पढ़ता हूं, उसके बाद में आपको समझाता हूं। देखिए पहला है, इन विच ऑफ द ग्रुप यू विल प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूस द स्पोर्स एंड लैक्टम सीड एंड द वस्कुलर टिश्यू। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि आप ऐसे पादप को किस समूह में रखेंगे जिसमें बीजाणु होते हैं लेकिन बीज तथा संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर जो मैंने आंसर आप लोग को बताया है वो एक शब्द में ब्रायोफाइटा लिख दिया है कि ये ब्रायोफाइटा। अब आप ये कहेंगे कि सर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जो शब्द सीमा होती है वो 50 वर्ड्स की होती है, यानी कि 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है, लेकिन आपने आंसर तो एक ही शब्द में दिया है। फिर कैसे? देखिए जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर होता है वो 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। अब इसमें आपको करना क्या है, मैंने इसलिए ये क्लास में आप लोग को दे रहा हूँ कि अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। अब इसमें अगर आपको ये पता है कि ब्रायोफाइटा एक ऐसा पादप है जिसमें बीजाणु तो होते हैं लेकिन बीज तथा संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, तो आप इस प्रकार से आंसर लिखेंगे कि ब्रायोफाइटा इज द ग्रुप ऑफ विल प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूस द स्पोर्स बट लेक सीड एंड वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इतना आपको लिख देना, यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें आपको ब्रायोफाइटा इंक्लूड कर देना है अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर इसमें आपको एक पॉइंट याद है कि ये भाई ब्रायोफाइटा है, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आंसर ना होता, ठीक है, और क्या पूछा जाता कि आप ऐसे पादप को किस समूह में रखेंगे जिनमें बीजाणु होते हैं लेकिन बीज तथा संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। तो अगर आपको ध्यान आया कि हाँ ये ऐसा पौधा तो ब्रायोफाइटा है भाई, तो आप लिखेंगे कि ब्रायोफाइटा एक ऐसा पादप है जो बीजाणु तो होता है लेकिन इसमें बीज तथा संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज नो एज द फादर इंडियन द ब्रायोलॉजी इन इंडिया। भारत में भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो ये ब्रायोलॉजी आखिर में क्या है दोस्तों?
तो ब्रायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइटा के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि ब्रायोलॉजी की खोज किसने की थी, ठीक है, फादर कौन है? तो ये है जॉन हिडविग हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि भारत में भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर शिवराम कश्यप। प्रोफेसर शिवराम कश्यप इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रश्न दिया है। अब आप अगर वर्ड की बात करें तो यहाँ पर 3 2 5 5 ये मान कर चलिए 1 2 3 4 5 वर्ड हो गया, 6 7 8 1 9 और 1 10। और अगर इसकी बात करें तो ये हो गया कुल मिलाकर के 15 वर्ड्स हो गए टोटल में। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 15 वर्ड हो गया। अब आपको लिखना होता है 50 वर्ड, लेकिन आप अगर 20 शब्द लिखते हैं, 20 शब्द ही लिख देते हैं और अगर आप क्लियरली लिखते हैं, आंसर आपको क्लियर हो, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर मिलेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि 50 शब्द ही आप लिखें। कुछ लोग तो बी कॉपी सी कॉपी भी दे देते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन में बी और सी कॉपी नहीं मिलती, ये केवल 12th तक ही चलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है। केवल 32 पेज की कॉपी होती है जिनमें फर्स्ट पेज आपका यूज होता है। कुल मिलाकर के आपको 30 पेज दिए जाते हैं लिखने के लिए, उसी में आपको अपना पूरा आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, विच आर द फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट, पहले थल निवासी इनमें से पादप कौन है? अगर पूछ लिया जाए कि पहला थल निवासी इनमें से पादप कौन है, विच आर द फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटा इज द फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको इसमें लिखना, अब कुछ चीज़ें इसमें एग्जाम्पल भी आप इंक्लूड कर दीजिए, 1 2 एग्जाम्पल दे दीजिए, पौधों के नाम बता दीजिए, ब्रायोफाइटा से कुछ जात प्रजात के बारे में बता दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इस क्लास का पर्पस ये है कि आपको कम समय में कैसे तैयारी करना है। अब मैं उन प्रश्नों को बताने वाला हूँ। देखिए 20 प्रश्न मैं आज बताऊँगा आपको, और ये 20 प्रश्न पहले चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे और 2 प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे इसमें, ठीक है। तो ये प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं, अगर आपको इतना पता हो जाता है कि हु इज़ द फर्स्ट लैम इन वेटिंग प्लांट, तो आपको पता है कि ये ब्रायोफाइटा है, पहला थल निवासी पादप इनमें से कौन सा है? ब्रायोफाइटा। इतना आपको पता है तो आप निश्चित तौर पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ जाए, पूछ लिया जाए कि नेम द प्रोसेस इन विच द स्पेरोफाइटा इज डायरेक्टली फॉर्मेड फ्रॉम द गेमेटोफाइटा विदाउट द फर्टिलाइजेशन, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिनमें बीजाणुविद से सीधे बगैर निषेचन के बन जाता है। तो ये क्या है? अपयुग्मन। अपयुग्मन वो कौन सी प्रक्रिया है? तो अपयुग्मन प्रक्रिया के द्वारा बीजाणुभिद सीधे बगैर निषेचन के बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपयुग्मन, ठीक है। इसी को आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि विच जनरेशन इज मोर डोमिनेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कौन सी पीढ़ी अधिक प्रभावी है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसको ध्यान से समझिए कि ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कौन सी पीढ़ी अधिक प्रभावी होती है। तो ये होता है गेमेटोफाइटिक। क्या होता है? गेमेटोफाइटिक, जिसे हिंदी में कहा जाता है युग्मकोभिद। क्या कहा जाता है? युग्मकोभिद। तो गेमेटोफाइटिक इज द मोर डोमिनेटेड इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कौन सी पीढ़ी अधिक प्रभावी होती है? तो वो होती है युग्मकोभिद, ठीक है। इतना आपको उत्तर लिखना है। मुझे आशा है कि मेरे बताए गए अभी तक इन सभी शब्दों से आप सहमत हुए होंगे।
मेरा कहने का आशय ये है दोस्तों, एक बार मैं रिपीट करने का प्रयास करूँगा कि मैं आपको केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक शब्द में याद रखेंगे इन प्रश्नों को। अगर आपको एक शब्द याद है तो आप इसी क्वेश्चन से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर इतना ही लिख देंगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं, 2 नंबर आपको निश्चित तौर पर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, एग्जामिनर ज़्यादा गोदना नहीं कि 30 के 30 पेज आप लिख दें तभी नंबर आपको मिलेगा। बात यह है कि एग्जैक्ट प्रश्न लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेम एनी द एपिफाइलस ब्रायोफाइटा, किसी अधिपर्णी ब्रायोफाइटा का नाम बताइए। ये प्रश्न आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नेम एनी एपिफाइलस ब्रायोफाइटा, और एपिफाइलस को हिंदी में कहते हैं अधिपर्णी ब्रायोफाइटा, तो आप क्या आंसर करेंगे भाई? तो आप लिखेंगे रेडुला। अगर आपको पता है कि रेडुला जो है एक अधिपर्णी ब्रायोफाइटा है तो आप लिखेंगे रेडुला इज द एपिफाइलस ब्रायोफाइटा। अब एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए, कुछ रेडुला से संबंधित आप जानकारी इकट्ठा कर लें, उसमें आपको इस प्रकार से आंसर लिख देना। केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, तो आप अगर एक शब्द में भी लिख देते हैं कि रेडुला इज़ द एपिफाइलस ब्रायोफाइटा, ठीक है, और उसके नाम अगर आपको पता है एक आध दो तो उसके नाम भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या पूछा जा सकता है कि नेम एनी द जेरोफाइटा ब्रायोफाइटा, किसी मर्दभिदी ब्रायोफाइटा का नाम बताइए। तो भाई किसी मर्दभिदी ब्रायोफाइटा का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये अब मर्दभिदी ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, आखिर में जेरोफाइटा क्या होते हैं? तो जेरोफाइटा वे पौधे होते हैं जो शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान पर। जेरोफाइटा बालू पर उगने वाला एक पौधा होता है। ये बालू पर उगने वाला एक प्रकार का पौधा होता है और इसीलिए जेरोफाइटा पर बालू पर उगने वाला पौधा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? टोर्टुला म्यूरेई। क्या भाई? जो मर्दभिदी ब्रायोफाइटा कौन सा इसमें? टोर्टुला म्यूरेई जो होगा वो क्या हो जाएगा? मर्दभिदी ब्रायोफाइटा है। ठीक है, इतना आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेम द लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, सबसे बड़े ब्रायोफाइटा का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा जो होता है वो होता है डासोनिया। क्या होता है दोस्तों? डासोनिया होता है। ब्रायोफाइटा में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? लगभग मानकर चलिए कि 20,000 पौधों की प्रजातियां शामिल हैं किसमें? ब्रायोफाइटा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर आपसे कि नेम द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, सबसे छोटे ब्रायोफाइटा का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? जियोप्सिस। जियोप्सिस जो है वो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। ये क्लास ऑब्जेक्टिव पैटर्न के छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दें, पूछा गया है आपसे कि राइट द नेम ऑफ एनी फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक ब्रायोफाइटस, किसी मुक्त प्लावन करने वाले जलीय ब्रायोफाइटा का नाम बताइए। तो जो जलीय ब्रायोफाइटा है दोस्तों वो है रिक्सिया ग्लूटेंस। क्या हो जाएगा? रिक्सिया ग्लूटेंस जो है ये क्या है? ये मुक्त प्लावन करने वाले जलीय ब्रायोफाइटा हैं। यहाँ पर अगर आपसे किसी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर भी पूछ लिया जाए तब भी इसका यही आंसर होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। दोस्तों तो अभी तक तो जो नोटिफिकेशन आया है, जो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए या किसी सोशल मीडिया के जरिए कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो पेपर होगा वो रिटर्न पैटर्न पर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द ब्रायोफाइटा हैविंग द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तो भैया वो कौन सा ब्रायोफाइटा है? वो सैफेगनम है। क्या है? सैफेगनम ऐसा ब्रायोफाइटा है जिनमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि सैफेगनम इज द ब्रायोफाइटा हैविंग द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज।
ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि उस ब्रायोफाइटा का नाम बताए जिसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, तो आपको याद रखना है सैफेगनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कि नेम द ब्रायोफाइटिक इन विच 2 टाइप्स ऑफ द स्केल्स आर प्रेजेंट। उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिनमें 2 प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। तो पहला तो यह उस ब्रायोफाइटा का नाम पूछा गया है जिनमें 2 प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। तो मार्केसिया एक ऐसा ब्रायोफाइटा है दोस्तों जिनमें 2 प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखिए कुछ लोग तो कंफ्यूज होंगे इस क्लास से कि सर आप तो एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं। देखिए अगर आपको ये क्लास नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं प्रयास करूँगा कि मैं रिटन पैटर्न के आधार पर कंप्लीट आंसर लिख करके आप लोग को बता दूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेम द ब्रायोफाइटा इन विच ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स प्रेजेंट। उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसमें सिर्फ चिकनी भित्ति वाले मूलाभास पाए जाते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिए। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे ही गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई उस ब्रायोफाइटा कौन सा वो ब्रायोफाइटा है जिसमें सिर्फ चिकनी भित्ति वाले मूलाभास पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एंथोसिरोस जो है वो एक इस प्रकार का एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसमें सिर्फ चिकनी भित्ति वाले मूलाभास पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के सापेक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द ब्रायोफाइटा व्हिच इज फाउंड इन बुक्स। यहाँ पर दिया गया उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जो दलदल में पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वो कौन सा ब्रायोफाइटा है जो दलदल में पाया जाता है। तो सैफेगनम जो है एक प्रकार का ऐसा ब्रायोफाइटा है जो दलदल में पाया जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि सैफेगनम इज द ब्रायोफाइटा विच इज फाउंड इन द बुक्स। बुक्स मतलब क्या हो जाता है भैया, बुक्स मतलब होता है दलदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जाएगा आपसे कि राइट द नेम ऑफ द स्पेरोफाइटिक ब्रायोफाइटा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि मृतजीवी ब्रायोफाइटा का नाम लिखिए। तो मृतजीवी ब्रायोफाइटा कौन सा है, तो यह बक्सबोमिया माफ करिएगा, यहाँ पर है दोस्तों बक्सबोमिया एक प्रकार का ऐसा ब्रायोफाइटा है जो मृतजीवी ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना ही आपको आंसर लिखना है। क्या लिखना है कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि बक्सबोमिया इज द ब्रायोफाइटा द नेम ऑफ स्पेरोफाइटा ब्रायोफाइटिक, यानी कि मृतजीवी ब्रायोफाइटा के नाम से जिसे जाना जाता है वो है बक्सबोमिया। यहाँ पर जो सही उत्तर आपको लिखना है वो केवल और केवल अगर आप 2 लाइन में ही लिख देंगे तो क्लियर आंसर आपको दिया जाएगा। भैया यहाँ पर आपसे क्लियरली नहीं पूछा जाता, 2 नंबर में इसीलिए पूछा जाता है। शब्द दे देते हैं कि 50 शब्द आप ले लीजिए, लेकिन आप प्रयास करिए कि 20 शब्द लिखें। और कैसे लिखना है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको जो देखिए इसमें मैंने वेरी शॉर्ट तो बता ही रहा हूँ। अब मैं कल की क्लास में आप लोग की टाइमिंग चेंज करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम आ चुका है और आपको अच्छे से तैयारी अपनी करनी है। तो आप सभी लोग बताइए क्या मॉर्निंग में क्लास 7 बजे कर दी जाए। सभी लोग बता दीजिए भाई जो भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अच्छे से आप लोग को रिटन पैटर्न पर मैं तैयारी कराना चाहता हूँ कि इस बार आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स मिले। ठीक है, तो क्या क्लास जो है पर डे चलाई जाए, अगर हाँ तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जूलॉजी की जो क्लास है दोस्तों वो शाम को 7 बजे कर दी जाएगी। शाम को 7 बजे आपकी जूलॉजी की क्लास होगी और मॉर्निंग में 7 बजे मैं बॉटनी की क्लास संचालित करना चाहता हूं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब जो प्रश्न है दोस्तों वो सीधा सा मैं अब 2 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं इस क्लास में इस आप सभी के लिए रिटन पैटर्न के आधार पर। पहला है कि आर्कगोनिएटस आखिर में क्या होता है। पहला प्रश्न ये बन जाता है कि आर्कगोनिएटस क्या होते हैं। दोस्तों आर्किगोनिएटस इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स। आर्किगोनिएटस पादपों का एक समूह है। क्या है दोस्तों, पादपों का एक समूह है। यानी कि
आर्गोनेटस प्लांट बिलोंग टू द ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। दोस्तों आर्गोनेटस पादपों का एक समूह होता है। आर्गोनेटस पादप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। इतनी बात ध्यान रखिएगा कि आर्गोनेटस में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों समाहित होते हैं। ठीक है। द जिम्नोस्पर्म हैज द लीस्ट डेवलप्ड आर्गोनियम while the bryophytes process a well developed आर्गोनियम। दोस्तों जिम्नोस्पर्म में कम विकसित आर्गोनियम पाई जाती है, जबकि अगर ब्रायोफाइटस की बात करें तो ब्रायोफाइटा एक सुविकसित आर्गोनियम धारण करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आर्गोनियम ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दीज प्लांट आर कॉल्ड द आर्गोनेटस। दोस्तों जबकि अगर ब्रायोफाइटा एक सुविकसित आर्गोनेटस धारण करता है तो आर्गोनियम एक मादा प्रजनन अंग होता है। एक मादा प्रजनन अंग की उपस्थिति के कारण ये पौधे क्या कहलाते हैं? आर्किगीन्यूटस कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। सो वी कैन से द आर्गोनेटस प्लांट एंड आर द प्लांट बेयरिंग एज द आर्गोनियम एंड आर्गोनियम इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। दोस्तों यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ दो शब्द एक बार दोहरा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। मैं ये शब्द मैं अलग आपको बता दूंगा कि ये चीज़ क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया था कि आर्गोनेटस क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा कि आर्गोनेटस जो है ये पादपों का एक समूह है जिसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों समाहित होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और तीसरी बात यह है कि जो आपका जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में कम विकसित आर्गोनियम यानी स्त्रीधानी पाए जाते हैं, जबकि अगर हम ब्रायोफाइटा की वहीं पर बात करें ब्रायोफाइटस, तो ब्रायोफाइटा एक सुव्यवस्थित आर्गोनियम धारण करता है। आर्गोनियम क्या है? तो आर्गोनियम एक मादा प्रजनन अंग है। आर्गोनियम इसमें देखा गया है कि अब भाई इसमें समझने की बात है कि आर्गोनियम क्या है। तो आर्गोनियम एक मादा प्रजनन अंग है जिसकी उपस्थिति के कारण ये पौधे आर्गोनेटस कहलाते हैं। कौन से पौधे भैया? जो ये ब्रायोफाइटा के अंदर जो देखिए, ब्रायोफाइटा क्या होता है? एक सुव्यवस्थित आर्गोनियम धारण करता है। अब ये आर्गोनियम क्या है? आर्गोनियम एक मादा प्रजनन अंग है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे आर्गोनेटस कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यही होता है आपका आर्गोनेटस। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी में हो जाता है भाई, अगर ये लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाए तो इसके बारे में और विस्तार से आपको लिखना होगा। और विस्तार से आपको क्या लिखना है कि ये बहुकोशिकीय फ्लास्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं। दे आर द मल्टी सर्कुलर फ्लास्क शेप सेल। ठीक है, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये फ्लास्क आकार के बहुकोशिकाएं होती हैं, जिनमें क्या पाया जाता है? जिनमें विच नी कैनल सेल प्रोड्यूस ए सिंगल एग एट ए टाइम, जिसमें नेक कैनाल कोशिकाएं भी होती हैं जो कि एक समय में केवल एक अंडा निर्माण करती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। द बेस ऑफ आर्गोनियम इज यूजली स्वेलन एंड इज नोन एज द वेंटर। आर्गोनियम का जो आधार होता है वो सामान्यतः फूला हुआ होता है तथा ये वेंटर कहलाती हैं। द नेक कैनल सेल डिजनरेट अपॉन द म्यूटेशन। द टॉप ऑफ द आर्गोनियम इज covered by 4 cover cell which disappeared upon the gelatinization of neck cell। दोस्तों जो नेक कैनाल ग्रीवा, जिसे ग्रीवा नाल कहते हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं ये परिपक्वन होने पर हासिल हो जाती हैं। आर्गोनियम का जो शीर्ष 4 आवरण कोशिका
होता है वो आर्गोनियम का जो शीर्ष चार आवरण होता है वो कोशिकाओं से आच्छादित होता है यानी ढका रहता है, जो कि नेक कोशिका के जिलेटाइजेशन होने पर ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। इतना आपको इसमें आंसर लिखना होता है। अगला प्रश्न देखिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो है ब्रायोफाइटर्स को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड द एम्फीबियम्स ऑफ प्लांट किंगडम, कमेंट ऑन इट ब्रीफ। दोस्तों अब ब्रायोफाइटा को उभयचर क्यों कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है और इसको आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ये शॉर्ट आंसर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। तो ब्रायोफाइटस मे बी रिगार्डेड एज द इनकम्प्लीटली अडॉप्टेड टू लैंड कंडीशंस बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम स्टिल रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइटस स्थलीय दशाओं के प्रति अर्पूर्ण अनुकूल प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इन्हें निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आल्सो रिकॉर्ड द सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ। इसमें अधिकांश को कायिक वृद्धि के लिए अपर्याप्त आर्द्रता यानी नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दे आर अनएबल टू ग्रो द एक्टिवली ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स, यानी कि ये शुष्क परिस्थितियों में सक्रिय रूप से वृद्धि नहीं कर पाते हैं, इनको नमी की आवश्यकता होती है। देयरफॉर द ब्रायोफाइटस मे बी रिगार्डेड एज द एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम। दोस्तों अतः इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जा सकता है। और क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए इन्हें बाहरी जल पूर्णतया निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि इन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए बाहरी जल पर पूर्णतया निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है भाई, इनको उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का अगर आपसे पूछा जाए एक शब्दों में, अगर आपसे कोई पूछ ले या आपके एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर आएगा आपसे आपके वाइवा में पूछ ले कि ब्रायोफाइटा को ये बताइए कि जो ब्रायोफाइटस है इसको पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे। आप बताएंगे कि जो ब्रायोफाइटस है उसको अपने निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है और इसके अधिकांश कायिक वृद्धि के लिए जो अपर्याप्त यानी पर्याप्त आर्द्रता नमी की आवश्यकता होती है, ये शुष्क परिस्थितियों में क्या होते हैं, ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अतः इन्हें पादप नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्हें अपना जीवन चक्र, आप सीधे सीधे बता देंगे एक शब्द में, इस तरह से मत बताइए। आप ये इससे कह सकते हैं कि देखिए कि जो ब्रायोफाइटस है उसको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और इन्हें अधिक पानी नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए ये अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए बाहरी जल पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इनको पादप जगत का उभयचर कहा गया है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। एक शब्दों में आप इसी प्रकार से आंसर करेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन ये आएगा, देखिए अवध यूनिवर्सिटी और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं ध्यान दें, ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इसी प्रकार से तैयार करिएगा। शॉर्ट आंसर में 200 शब्द आपको लिखने होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है 200 शब्द लिखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा आप 100 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। बस आपको लिखना क्या है, एग्जैक्ट लिखना है और साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। तो आज ये केवल आप सभी के लिए इंट्रोडक्शन क्लास रही, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपको केवल प्रश्न को कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको तैयार करना है, उसकी चर्चा की है। कल से आप लोग की रेगुलर क्लास चलाई जाएगी। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास की क्या टाइमिंग रखा जाए, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, उसी आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही क्लास संचालित हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और प्यार दीजिएगा इस वीडियो पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों कंप्लीट मॉडल पेपर मैं आप लोगों के तैयार कर रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम में आप सभी को ज़्यादा मदद देगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कोई त्रुटि होगा तो माफ़ करिएगा।